ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके 90% पावर को सील करने के बाद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आमागिरी अयाटो होता है और उसके पास उड़ता हुआ एक रुमाल आता है जो कि एक लड़के का था। और हमारा आमागिरी जो कि इतना ज्यादा खुश था कि वो उस रुमाल को लौटाने के लिए लड़की के रूम में ही चला जाता है और उसने एंट्री बिल्कुल गलत टाइम में ली थी, जिस वजह से आमागिरी की फील्डिंग बहुत ही जल्दी सेट होने वाली थी। जहाँ सब ओवर हो जाने के बाद आमागिरी बोलता है, तो क्या ये रुमाल आपका है? ये लड़की जिसका नाम यूलिक्स एलेक्सिया बॉन्ड रेस्पिल है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा नाम है कि मैं इसको बस एलेक्सिया बुला सकता हूँ। तब एलेक्सिया उसका रुमाल को ले लेती है और उसको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसके बाद उसको नीचे फेंक देती है। फिर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स के हेल्प से नीचे आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसो, और वो भी इतने ज्यादा गलत टाइम में। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि अब ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम करूंगी। और इतने में ये फाइट देखने के लिए उधर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। जहाँ आमागिरी कहता है कि मैं लड़ तो लेता, लेकिन मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, जिस वजह से वो सोच रहा था कि वो बच चुका है। लेकिन तभी कोई भीड़ में से अपनी स्वॉर्ड आमागिरी की तरफ फेंकता है और बेचारा आमागिरी फंस जाता है, क्योंकि अभी उसको लड़ना ही होगा। और अब दोनों के बीच में ऑफिशियली ये फाइट चालू हो चुकी थी, जहाँ एलेक्सिया अपने स्वॉर्ड के हेल्प से बहुत सारे मैजिक से आमागिरी के ऊपर हमला करती है, लेकिन आमागिरी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसको आराम से ब्लॉक किए जा रहा था। जहाँ एलेक्सिया सोचती है कि आखिर ये नॉर्मल सा स्टूडेंट मेरे हमलों को ब्लॉक कैसे कर रहा है, और एलेक्सिया ये डिसाइड करती है कि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से आमागिरी के ऊपर हमला करेगी। और एलेक्सिया अपने सबसे पावरफुल अटैक को भी उसके ऊपर यूज करती है, लेकिन तभी आमागिरी उसके अटैक को काटते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन जैसे ही आमागिरी अटैक करने वाला था, उससे पहले ही एक क्राउड में से कोई अटैक करता है, जो अटैक सीधा एलेक्सिया के ऊपर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आमागिरी ने उस अटैक को देख लिया था, जिस वजह से आमागिरी एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर भी सीन हो जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर से इन दोनों के लड़ने से पहले ही क्राउड के बीच में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट निकल आती है, जिसका नाम क्लोडिया एनफील्ड था, जो कि आते साथ कहती है कि आमागिरी अयाटो का अभी नया एडमिशन हुआ है और अभी तक ये पूरा ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बना है, जिस वजह से तुम लोग डुअल नहीं कर सकते। जहाँ आमागिरी को जान में जान आता है कि उसे और लड़ना नहीं पड़ेगा, और स्टूडेंट काउंसिल के साथ आमागिरी चला जाता है उसके कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने के। इसके बाद ऑफिस में प्रेसिडेंट बताती है कि इस एकेडमी का नाम सिदुकान एकेडमी है, और ऐसी बहुत सारी एकेडमीज है जिनके बीच में हर साल एक टूर्नामेंट होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो, और जो भी वो टूर्नामेंट जीतेगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। जहाँ आमागिरी बोलता है कि मैं इस एकेडमी में कोई भी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मेरे इस एकेडमी में आने का मकसद तो बस एक ही है, जो कि मेरी बड़ी बहन के बारे में पता लगाना है। जहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाँ बोलती है और उसको एक इन्फॉर्मेशन दिखाती है, और वो इन्फॉर्मेशन आमागिरी की बहन का ही था, लेकिन कुछ सालों पहले मिस्टीरियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन बस उसकी बड़ी बहन के बारे में इतना ही पता चला है कि उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड थी, और उस स्वॉर्ड का नाम सेरेविरस था है। वो ये भी बोलती है कि वो आमागिरी को टेम्परेली कुछ स्वॉर्ड भी देगी, और कुछ टेस्ट कर लेने के बाद वो उसे अपना परमानेंट स्वॉर्ड भी दे देगी। इसके बाद आमागिरी क्लोडिया से स्वॉर्ड लेता है और क्लासरूम में चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स में से एक एलेक्सिया भी है, और आमागिरी की सीट एलेक्सिया के बिल्कुल बगल में ही होती है। जहाँ एलेक्सिया आमागिरी से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक स्कूल का टूर दूंगी, क्योंकि तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई है। और तभी एक अननोन बंदा जिसका नाम आबकी होता है, वो आमागिरी से बात करने लग जाता है, और बात करते करते वो बोलता है कि एलेक्सिया एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और पूरे स्कूल में पावर के हिसाब से उसकी रैंक 6 है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा स्कूल में आता है तो वो उसे लड़ने लगती है। ये दोनों ये सब बात करते करते ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एलेक्सिया बैठी होती है और उसके सामने ही एक गुंडा टाइप का आदमी जिसका नाम लेक्सियर होता है, और लेक्सियर एलेक्सिया को एक डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है। एलेक्सिया बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ आखिर कितनी बार लड़ा है, लेकिन वही आउटकम जो कि तुम मेरे से बार बार हार जाते हो। जहाँ लेक्सियर एलेक्सिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे छोटे लोगों को क्या पता कि आखिर मैजिक चीज क्या होती है। और तब एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ऐसा है, तो तुम्हें लगता है कि मेरे को मैजिक का मतलब ही नहीं पता, तो ठीक है आ जाओ अभी, और इसी वक्त मैं तुमसे फिर से डुएल करने वाली हूँ। और यहाँ पर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स को रिलीज करने लगती है, और ये सब चीज आमागिरी और वो लड़के देख रहे होते हैं। जहाँ पर आमागिरी का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ आमागिरी की बड़ी दीदी दिखाई जाती है, जो कि बोलती है कि आमागिरी तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि अगर हमने तुम्हारे पावर्स को सील नहीं किया तो जो लोग यहाँ पर है सब तुम्हें बीस्ट समझेंगे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम
टर्म्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से मैं तुम्हारे पावर्स को सील कर रही हूँ। फिर आमागिरी कहता है कि सच में आप अगर मेरी इतना ज्यादा परवाह करते हो तो मैं भी आज से ये कसम खाता हूँ कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा दीदी। जहाँ प्रेजेंट में आमागिरी एलेक्सिया और लेस्टर के बीच में आ जाता है और लेस्टर को कहता है कि अगर तुम्हें किसी से लड़ना ही है तो तुम मेरे से लड़ो। लेकिन कुछ बात आगे बढ़ती उससे पहले ही लेस्टर के चमचे आके आमागिरी को रोक देते हैं और लेस्टर यहाँ पर आमागिरी को धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही एलेक्सिया को ये भी बोल के जाता है कि आज तो तुम इसकी वजह से बच गए, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जहाँ वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो आमागिरी को माफ कर देती है। तभी याबुकी को एक कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो वहाँ से चला जाता है। और तब आमागिरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर इसको कैसे कहूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल मुझे बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछना था। और ये सुन के तो एलेक्सिया हंसने लगती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और इसके बाद आमागिरी को वो रास्ता बता देती है और हम कल का सीन देखते हैं, जहाँ पर आमागिरी एकेडमी में आते साथ ही एलेक्सिया को गुड मॉर्निंग बोलता है और एलेक्सिया भी उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी एलेक्सिया के साइड में सोई हुई एक लड़की जिसका नाम साया था वो उठ जाती है और आमागिरी को देखती है। और आमागिरी भी उस लड़की को देखता है और बोलता है, एक सेकंड, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है। कहीं तुम्हारा नाम साया ससाया तो नहीं है? शायद तुम बचपन में मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करती थी। जहाँ साया हाँ में सिर हिलाती है और हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ एलेक्सिया रेडी हो रही होती है क्योंकि उसका आज ये वादा था कि वो आमागिरी को स्कूल का टूर देगी और पूरी एकेडमी आमागिरी के साथ देखने के लिए जाएगी। जहाँ रेडी हो जाने के बाद एलेक्सिया आती है और आमागिरी को बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो अभी मेरे साथ चलो क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। लेकिन तभी साया बोलती है कि आमागिरी मेरे साथ टूर करने के लिए चला जाएगा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब एलेक्सिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आमागिरी और मेरे बीच में डिस्कशन हुआ था कि मैं उसको टूर दिखाने ले जाऊंगी। और फिर ये दोनों लड़कियां एक दूसरे में ही झगड़ा करने लगती है कि आखिर आमागिरी को एकेडमी का टूर कौन देगा। और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो दोनों मिलकर आमागिरी को टूर देंगे, जहाँ ये दोनों ही आमागिरी के साथ पूरी एकेडमी को दिखाने के लिए ले जाते हैं। और जब ये लोग पूरा टूर खत्म कर देते हैं तो ये लोग एक पार्क में आते हैं, जहाँ आमागिरी को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ बसती है ये दोनों लड़कियां जो कि पार्क में ही झगड़ा करना चालू कर देती है। लेकिन तभी दोनों को ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों के ही ऊपर कोई नजर रख के बैठा हुआ है और कहीं से दो एरो इनके ऊपर हमला होता है। लेकिन सही टाइम पे ये लोग वो एरोस को डॉज कर लेते हैं और तभी एलेक्सिया की नजर जाती है जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। एलेक्सिया उस पर्सन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी एक और अननोन पर्सन उसके सामने आ जाता है जिसने उस हमला को रोक लिया था। लेकिन तभी साया अपनी एक मशीन गन निकालती है और उनको बिल्कुल मारने के इंटेंशन से उसके ऊपर हमला करने लगती है। भाई ये तो छोटी पैकेट बड़ा धमाका निकली। और जैसे ही ये सब खत्म होता है तो आमागिरी यहाँ पर आ जाता है और आपको पता है कि आमागिरी की टाइमिंग कितनी ज्यादा गलत है। और यहाँ पर फिर से कुछ सीन हो जाता है और आमागिरी मार खा जाता है। अगले सीन में हम क्लोडिया को देखते हैं जो कि आमागिरी को एक टेस्ट करवाने के लिए ले जा रही थी, जहाँ क्लोडिया बोलती है कि मुझे ये शक है कि जिन लोगों ने एलेक्सिया के ऊपर हमला किया था शायद वो लोग अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमें कोई भी बॉडी वहाँ पर नहीं मिली है। और अगर वो लोग वाकई में जिंदा है तो वो लोग फिर से एलेक्सिया के ऊपर हमला जरूर करेंगे। और तब क्लोडिया और आमागिरी पहुंच जाते हैं ताकि वो जिस स्वॉर्ड के साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं वो कर सके। जिस स्वॉर्ड के साथ जिस स्टूडेंट की कॉम्पेटिबिलिटी सबसे ज्यादा सूट करेगी वो स्वॉर्ड उसका हो जाएगा। और यहाँ पर स्वॉर्ड की टेस्ट देने के लिए लेस्टर भी आया होता है और लेस्टर ये एग्जाम पहले देना चाहता है, जहाँ पर वो जो स्वॉर्ड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के लिए चूज करता है वो कोई और नहीं सेरेबरस है। जब लेस्टर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तब उसमें से पर्पल कलर की लाइट जलने लगती है और ये सब देख के आमागिरी को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने से बहुत सारी जंजीरें जा रही हैं। फिर हम देखते हैं लेस्टर को जो कि उस स्वॉर्ड के साथ अपना कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट आता है 31.6 और कुछ ही देर में सेरेबरस्ता लेस्टर को धक्का मार के फेंक देती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सेरेबरस्ता लेस्टर के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। लेकिन लेस्टर मानता नहीं है और वो सेरेबरस्ता को फिर से पकड़ लेता है, जिस वजह से सेरेबरस्ता को गुस्सा आ जाता है और उसका कॉम्पेटिबिलिटी रेट माइनस में चला जाता है। और फिर से अचानक से आमागिरी को वही पावरफुल फोर्स महसूस होने लगती है और हम सेरेबरस्ता को देखते हैं जो कि गुस्से में आमागिरी की तरफ बढ़ रहा था और वो आमागिरी के ऊपर हमला करने लगता है, जहां आमागिरी गलती से सेरेबरस्ता को पकड़ लेता है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। क्योंकि सेरेबरस्ता बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो आमागिरी को पकड़ के उसको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, जहां हमें पता चलता है कि सेरेबरस्ता के साथ आमागिरी की कॉम्पेटिबिलिटी रेट 97% से भी ऊपर है और अपने आमागिरी को मिल जाती है उसकी परमानेंट स्वॉर्ड। अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्सिया को जो कि आज बहुत सज धज के आई होती है, क्योंकि वो आमागिरी को
आज पूरा शहर का टूर देने वाली है, जहाँ वो लोग घूमते घूमते बर्गर किंग में जाके भी बहुत सारे बर्गर्स खाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, जिस वजह से ये लोग अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि सामने कुछ गैंग्स मिलके लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ एलेक्सिया बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं ताकि ये लोग मुझे मार सके। जो भी इनको ये करने के लिए बोला है, उन्होंने ये पक्का बोला होगा कि तुम लोग लड़ने की एक्टिंग करना, और जब यहाँ पर एलेक्सिया गुजरेगी तो अचानक से उसे मार देना। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि अचानक से एक जन यहाँ पर एलेक्सिया के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी दोनों टाइम रहते हुए बच जाते हैं। और अब आमागिरी और एलेक्सिया दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और 2 मिनट से भी कम टाइम में एलेक्सिया और आमागिरी मिलके सबको हरा देते हैं। कुछ देर बाद एलेक्सिया वहाँ पर मौजूद एक जन से पूछती है कि अगर तुम्हें अपने सिर पे मौजूद इतने से भी बाल चाहिए तो मुझे बोल दो कि आखिर तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया था। जहाँ वो आदमी डरते डरते बोलता है कि वो आदमी एक काला कोट पहना हुआ था, जिस वजह से हम उसके शक्ल को नहीं देख पाए। और उसके बाद वो आदमी वहाँ पर इशारा करता है, जहाँ हम देखते हैं पेड़ के पीछे एक काला कोट पहना हुआ आदमी दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। जहाँ वो आदमी भागने लगता है और आमागिरी और एलेक्सिया दोनों ही उनका पीछा करने लगते हैं। और उनका पीछा करते वक्त आमागिरी के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन वो एरो को डॉज करते हुए उसके थोड़े से कपड़े फट जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्सिया रुक जाती है और बोलती है कि आमागिरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ये सब में घसीट लिया, छोड़ो उनको, जाने दो, कभी न कभी मैं तो उनको पकड़ ही लूंगी। और एलेक्सिया आमागिरी को बोलती है कि आज रात को मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। रात को जब आमागिरी एलेक्सिया के घर पहुंचता है, तब एलेक्सिया आमागिरी को देख के बोलती है कि जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। जहाँ आमागिरी चौंक जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तब एलेक्सिया को रियलाइज होता है कि आखिर उसने ये क्या कह दिया, और फिर वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना शर्ट उतारने इसलिए बोल रही थी ताकि मैं तुम्हारे वो फटे हुए शर्ट को सिल सकूं। और तब आमागिरी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आमागिरी अपना शर्ट उतार के एलेक्सिया को दे देता है ताकि वो उस शर्ट को सिल सके। और फिर आमागिरी एक फोटो को नोटिस करता है जिसमें एलेक्सिया छोटी थी और उसके साथ कुछ प्रीस्ट्स और उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। जहाँ आमागिरी उस फोटो को उठाता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारी फोटो है, सच में बहुत अच्छी दिख रही हो। तब एलेक्सिया आमागिरी से वो फोटो छीन लेती है और बोलती है, हाँ ये मेरी ही फोटो है। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ज्यादा चंचल थी, जिस वजह से मैं अपने महल से हमेशा भाग जाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, लेकिन तभी ये मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे आके मुझे बचा लेते हैं। और ये लोग ऑर्फन्स है, यानी कि इनके माता पिता नहीं है। और फिलहाल जो चर्च में ये लोग अभी रह रहे हैं, वहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और यहाँ पर मैंने अपने माता पिता से भी पूछा था कि वो लोग उनको कुछ पैसे दे दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिस वजह से मैं इस एकेडमी में आई हूँ ताकि मैं इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद पैसों की डिमांड करूंगी, और पैसों से मैं उस चर्च के छोटे छोटे बच्चों की भी मदद कर सकती हूँ। और वो ये भी बताती है कि जो रुमाल तुमने मुझे दिया था, वो रुमाल भी इन्हीं लोगों ने मुझे सिल के दिया है। अगले सीन में हम आमागिरी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि देखते हैं कि एलेक्सिया एक लेटर को पढ़ रही थी। और ये साफ था कि वो लेटर कोई आम लेटर नहीं है, क्योंकि एलेक्सिया के मुंह में साफ दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा टेंशन में है। और कुछ देर बाद एलेक्सिया आमागिरी से बिना बात किए हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब आमागिरी और उसके दोस्त कॉरिडोर में जा रहे थे, तभी वहाँ पर सामने क्लोडिया दिखती है, जहाँ आमागिरी इस बारे में क्लोडिया से बात करता है। तब क्लोडिया भी टेंशन में आ जाती है और बोलती है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वो लेटर पक्का उन्हीं लोगों में से आया होगा जो एलेक्सिया को मारना चाहते हैं। और एलेक्सिया हम लोग को टेंशन नहीं देना चाहती, जिस वजह से वो अकेले ही उनसे लड़ने चली गई। अब आमागिरी भी टेंशन में आ चुका है कि आखिर वो एलेक्सिया को कैसे बचाए। तब क्लोडिया बोलती है कि ये एलेक्सिया की बचपन से आदत है, जो भी लोग उनके दिल के पास रहते हैं वो हमेशा उनकी प्रोटेक्ट करती है। दूसरी साइड हम एलेक्सिया को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पहुंच चुकी होती है जहाँ लेटर से एलेक्सिया को बुलाया गया था। दूसरी साइड अभी भी आमागिरी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अचानक से दौड़ता है और स्कूल के रूफ में से कूद जाता है। और फिर आमागिरी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा एलेक्सिया। दूसरी साइड हमें एलेक्सिया के सामने एक बंदा दिखाई जाता है जिसका नाम साइलस नॉर्मन है, और वो बोलता है कि मैं ही वो हूँ जो कि तुम्हें मारने के पीछे तुला हुआ है। अब तो एलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तो अब तुझे नहीं छोड़ने वाली। एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके साथ तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर लेस्टर आ जाता है और बोलता है कि एलेक्सिया सिर्फ मुझसे लड़ेगी, जब तक मैं एलेक्सिया को हरा नहीं देता वो किसी और से नहीं लड़ सकती। तब एलेक्सिया सब कुछ लेस्टर को बताती है और ये सुन के लेस्टर गुस्सा हो जाता है और लेस्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन
लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने जाता है तभी उसके सामने एक ब्लैक कपड़ा पहना कोई आ जाता है जो कि लेस्टर के हमले को आराम से रोक देता है और उसको बहुत दूर फेंक देता है। और ये और कोई नहीं, बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जिनको साइलस नॉर्मन कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ लेस्टर अपनी बहुत सारी पावर को इकट्ठा करता है और वहाँ पर एक हमला करता है जिससे बहुत सारे रोबोट्स मारे जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि जितने रोबोट्स वो मर रहे थे उससे ज्यादा रोबोट्स साइलस नॉर्मन वहाँ पर ले आ रहा था। और तब वो बोलता है कि जितने भी रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स है या फिर जो पावरफुल स्टूडेंट्स है मैं उन सबको मार दूंगा क्योंकि मुझे पैसों से मतलब है और तुम लोग को मारने का मुझे पैसा मिल रहा है। तब हम देखते हैं कि लेस्टर और एलेक्सिया दोनों ही बहुत सारे रोबोट से पूरे तरीके से घिर चुके थे और लेस्टर तो पहले ही बहुत ज्यादा लड़ चुका था जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है और कुछ देर में नॉकआउट हो जाता है। जहाँ एलेक्सिया अपने फायर मैजिक और साथ ही आइस मैजिक का यूज करके रोबोट्स को मार रही थी, लेकिन तब कुछ ऐसे रोबोट्स आते हैं जो कि गन भी चला रहे थे जिसमें से एक गोली एलेक्सिया के पैर में लग जाती है और उसका ही फायदा उठा के बहुत सारे रोबोट्स एलेक्सिया को एक पिलर से बांध देते हैं। जहाँ साइलस नॉर्मन हंसते हंसते बोलता है कि ये हुई ना बात। तब एलेक्सिया बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया है। पक्का वो आलिकांत एकेडमी होगी क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बस उन्हीं के पास है। तब साइलस नॉर्मन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम ये सब ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। जहाँ वो एक रोबोट को ऑर्डर करता है कि वो एलेक्सिया को मार दे और वो रोबोट हथियार उठा के एलेक्सिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारी हीरो की एंट्री हो जाती है। आमागिरी अयाटो आते साथ ही वहाँ पर दोनों रोबोट्स को मार देता है और एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही एलेक्सिया आमागिरी को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम इधर क्यों आए? आमागिरी क्या तुम्हें मरना है? मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आई ताकि तुम सेफ रहो। तब आमागिरी बोलता है लेकिन मैं आखिर तुमको कैसे अकेला छोड़ देता? तुम ही तो हो जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और ये सुनकर तो एलेक्सिया शर्माने लगती है, लेकिन तभी बहुत सारे रोबोट्स आके आमागिरी के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहाँ आमागिरी अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जितने भी रोबोट थे सारे मर चुके होते हैं। और ये देख के तो साइलस नॉर्मन भी चौंक चुका था कि आखिर एक आदमी इतना जल्दी मेरे रोबोट्स को कैसे मार दिया, और वो भी सिर्फ एक ही हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से तो उसने एलेक्सिया को उठा के रखा है। वो गुस्से में नॉर्मन एक बहुत ही बड़े रोबोट को समन कर लेता है और वो रोबोट आमागिरी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी आमागिरी शिनरे रयू स्टाइल से जाके उस रोबोट को बीच से काट देता है। जहाँ साइलस नॉर्मन समझ चुका था कि वो यहाँ पर जीत नहीं सकता, जिस वजह से वो एक रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के उड़ने लगता है। जहाँ आमागिरी बोलता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि मैं तो उड़ ही नहीं सकता। तब एलेक्सिया बोलती है कि चिंता मत करो और उसके बाद एलेक्सिया अपने मैजिक के हेल्प से वहाँ पर कुछ पंख लगा देती है। जहाँ उड़ के आमागिरी और एलेक्सिया जाते हैं और आमागिरी यहाँ पर उस रोबोट को बीच में से काट देता है, जिस वजह से साइलस नॉर्मन आसमान से सीधा नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि नीचे क्लोडिया थी जो कि उसको पकड़ने के लिए पहले से तैयार थी। दूसरी तरफ एलेक्सिया और आमागिरी चैन के सांस लेते हैं कि चलो ये सब तो खत्म हुआ, लेकिन अचानक से तब आमागिरी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि वो चेन्स उसको फिर से बांधने लगती है और आमागिरी कुछ ही टाइम में बेहोश हो जाता है। जहाँ की एलेक्सिया कुछ भी समझ नहीं पाती और वो उसको नीचे लाती है। जहाँ हमें फिर से आमागिरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बड़ी दीदी बोलती है मुझे माफ करना आमागिरी, लेकिन मुझे ये बहुत ही दुख के साथ करना पड़ रहा है। और इसके बाद आमागिरी की पावर्स को सील कर दिया जाता है। फिर जब प्रेजेंट में आमागिरी अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एलेक्सिया होती है और आमागिरी नोटिस करता है कि आमागिरी एलेक्सिया के गोद में था। बात अलग है कि आमागिरी को अभी इसकी आदत नहीं है, लेकिन एलेक्सिया इस बार कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही। जहाँ एलेक्सिया पूछती है कि आमागिरी मेरे को बताओ आखिर तुम्हारी पावर्स को सील किसने किया था। जहाँ आमागिरी बोलता है कि मैं ये तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं अपने पावर्स को 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। इसके बाद आमागिरी बोलता है कि जो टूर्नामेंट हमारे एकेडमी में होने वाला है उसके लिए हमें 2 जन की डुओ चाहिए। जहाँ मुझे तो मेरा पार्टनर अभी तक नहीं मिला और मेरे ख्याल से तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर नहीं मिला है, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहती हो? तब एलेक्सिया बोलती है कि वैसे तो तुम अपने 5 मिनट से ज्यादा पावर्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टनर जरूर बनना चाहती हूँ। और अब से एलेक्सिया और आमागिरी एक पार्टनर है। इसके बाद हमें साइलस नॉर्मन को दिखाया जाता है जिसके पीछे क्लोडिया पड़ी हुई थी और क्लोडिया यहाँ पर 2 ब्लेड्स को पकड़ी होती है जो कि दिखने में काफी डरावना लग रहा था
और फिर क्लोडिया साइलस नॉर्मन के ऊपर ऐसे हमला करती है कि साइलस नॉर्मन के हर जगह से खून निकल जाता है। और ये चीज आमागिरी का दोस्त याबुकी भी देख रहा था। साथ ही में सर्वेलेंस कैमरा यानी कि सीसीटीवी से अलिकांत एकेडमी के मैनेजर्स भी देख रहे थे। इसके बाद हम आमागिरी और याबुकी को देखते हैं, जहाँ आमागिरी देखता है कि एक आदमी एक छोटी सी लड़की को थप्पड़ मार देता है। वो आदमी उसको फिर से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी आमागिरी आके उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी लड़की को ऐसा मारो। तब वो आदमी आमागिरी को देखते हुए बोलता है कि मैं उसका अंकल हूँ और मेरी मर्जी में उसे मारो या नहीं, आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। लेकिन तब आमागिरी गुस्से से कहता है कि आखिर तुम उसके अंकल ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसको ऐसे मारो। इस छोटी सी लड़की का नाम किरिन होता है और वो खुश होती है कि आमागिरी उसके लिए स्टैंड ले रहा है। तब उसके अंकल देखते हैं कि आमागिरी सेरेवेरस्ता स्वॉर्ड का यूज करता है और ये देखने के बाद वो आमागिरी से कहता है ठीक है मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आमागिरी उसे डायरेक्ट बोलने को बोलता है कि आखिर वो उसे क्या चाहता है। तब उसका अंकल कहता है कि तुम सेरेवेरस्ता का यूज करके किरिन से एक बार फाइट लो और अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो मैं किरिन को कभी भी नहीं मारूंगा। और ये सुन के किरिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसके अंकल का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो चुपचाप यहाँ पर आमागिरी को डुएल सेंड कर देती है। आमागिरी ये देख के चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर किरिन तुम्हें क्या कर रही हो, लेकिन तब किरिन कहती है ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अंकल की बातों को टालूं। आमागिरी अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे से बिना फाइट किए भी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तब आमागिरी पूछता है अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। तब किरिन कहती है कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा था सब कुछ वैसा ही फिर से चलने लगेगा। आमागिरी कहता है इसका मतलब फिर से तुम्हारे अंकल तुम्हें मारेंगे और क्या ये तुम्हें मंजूर है। अगर एक बार फाइट करने से ही ये सब ठीक होगा तो मैं तुमसे एक बार फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और फिर आमागिरी भी अपने पावर्स को 5 मिनट के लिए ब्रेक कर देता है और सेरेवेरस्ता को निकाल लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फाइट चालू हो चुकी थी, जहाँ पर सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और उसी बीच यहाँ पर एलेक्सिया भी आ जाती है और वो ये देख के चौंक जाती है कि आखिर आमागिरी किसके साथ फाइट कर रहा है। दूसरी साइड अभी भी आमागिरी की फाइट चल रही होती है और 5 मिनट होने वाला था, जिस वजह से आमागिरी थक चुका होता है। तब आमागिरी एक अटैक करता है, लेकिन किरिन उस अटैक को एक ही हाथ से रोक देती है और उस डुअल बैज को अपने स्वॉर्ड की मदद से तोड़ देती है, जिस वजह से इस मैच की विनर किरिन निकलती है। और ये रियलाइज करते करते आमागिरी को बहुत लेट हो चुका था कि उसका बैज टूट चुका है और वो ये मैच हार चुका है। इस टाइप के डुअल बैटल्स में सबसे पहले जिस ओपोनेंट का बैच टूटता है वो हार जाता है। अब किरिन के अंकल किरण को बुलाता है और उसके साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ किरिन उसके अंकल के साथ जाने से पहले आमागिरी के पास आके उससे माफी मांग के जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्सिया आ जाती है और बोलती है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी 5 मिनट पावर बहुत पहले ही यूज हो चुकी है और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अपनी पावर्स को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही यूज कर सकते हो। और आमागिरी मेरे को पहले ये बताओ कि तुम आखिर उस लड़की के साथ लड़ क्यों रहे थे। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो हमारी एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट और कोई नहीं किरिन टोरो है। फिर एलेक्सिया आमागिरी को अपने घर ले आती है और उसके बाद बोलती है कि तुम आइंदा से फिर भी किरिन से मत लड़ना, क्योंकि तुम अपने पावर्स को 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद आमागिरी क्लोडिया के पास जाता है अपना नया बैच लेने के लिए, जहाँ पर क्लोडिया उसको बताती है कि किरिन के अंकल एक पॉलिटिकल मेंबर है जो कि अपने पॉलिटिकल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किरिन का इस्तेमाल करते हैं। और किरिन के अंकल ये चाहते हैं कि किरिन अगर ये होने वाली फेस्टास टूर्नामेंट को जीत जाए तो वो किरिन की मदद से एकेडमी से कोई भी अपनी एक इच्छा पूरी करवाना चाहते होंगे। जब शाम को आमागिरी बाहर था तब उसको किरिन दिखती है और जैसे ही किरिन को आमागिरी दिखती है तो वो उससे माफी मांगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं किरिन को जो कि आमागिरी के घर में बैठी थी, जहाँ किरिन फिर से माफी मांगती है और बोलती है कि मेरी और मेरे अंकल की वजह से आपको तकलीफ हुई, मुझे माफ कर देना। जहाँ आमागिरी कहता है कि तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं है, तुम तो बस अपने अंकल की कहना मान रही थी। और आमागिरी किरिन के सर पे हाथ रख देता है, जिस वजह से किरिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो उसी वक्त शर्मा भी जाती है। इसके बाद हम आमागिरी को देखते हैं जो कि किरिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तब चलते चलते किरिन आमागिरी से एक क्वेश्चन करती है। वो पूछती है कि तुम जब मुझसे फाइट कर रहे थे तो शायद तुमने आमागिरी शिन में स्टाइल टेक्निक का यूज किया था, और मैंने ये भी नोटिस किया था कि तुम जब मुझसे लड़ रहे थे तब तुम मार्शल आर्ट्स का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। तब आमागिरी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, ये आमागिरी शिन में स्टाइल टेक्निक का ही एक पार्ट था। ये बहुत ही रेयर स्किल होती है जो कि आमागिरी परिवार के लोगों ने ही सबको सिखाई है। किरिन अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखना है तो तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा। लेकिन किरिन बोलती है कि मेरे अंकल ने किसी भी रैंकर्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मना कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अगर छुप के भी ट्रेनिंग करूँ तो तुम्हारे साथ वो रैंक 6 जो कि एलेक्सिया है वो भी ट्रेनिंग करती है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तब आमागिरी बोलता है अगर तुम एलेक्सिया के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहती
थी, तो सुबह जब मैं जॉगिंग पर जाता हूँ मैं तुम्हें तब ट्रेनिंग करवा दूंगा। जिससे किरिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको भी एक ट्रेनिंग पार्टनर मिल गया और वो खुशी खुशी यहाँ पर आमागिरी को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अलीकांत एकेडमी के उन साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने साइलस नॉर्मन के उन रोबोट्स को बनाया था। तब उनमें से एक साइंटिस्ट कंप्यूटर के सामने बैठता है और हमें पता चलता है कि वो आमागिरी और किरिन के ऊपर नजर रखे हुए थे। जहाँ वो साइंटिस्ट बोलते हैं तो उस चीज को अभी टेस्ट करने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ हम आमागिरी और किरिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर टाइप के बहुत छोटे छोटे से क्रिएचर्स आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर्स दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जब आमागिरी उसको काटता है तो वो अचानक से कुछ जेली टाइप का बन के खुद को फिर से जोड़ लेता है। और उसके बाद वो दोनों ही कंटिन्यूअसली लड़े जा रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इन मॉन्स्टर्स को कैसे हराए। तब किरिन दिमाग लगाती है और उन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि काटते काटते उनके अंदर से एक कोर निकलता है जिसको काटने के बाद वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोनों को ही लगता है कि अब ये मॉन्स्टर्स आना खत्म हुए और कम से कम यहाँ पर ये लोग बच चुके हैं। लेकिन तभी झाड़ों के बीच में से कुछ फायर ड्रैगन्स उनके ऊपर मैजिक से हमला करते हैं और वो लोग अचानक से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद वो लोग एक खंडर सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वही ड्रैगन्स जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे थे फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स एक में कंबाइन होके एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन बन के उनके ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ आमागिरी अपने फुल पावर्स को फिर से रिलीज करता है और एक ही अटैक में उस ड्रैगन को काट डालता है। लेकिन फिर से उस पावर की टाइम लिमिट्स की वजह से यहाँ पर आमागिरी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी मैजिक पावर्स फिर से सील हो जाती है। तब आमागिरी बेहोश हो जाता है, लेकिन किरिन उसको पकड़ के संभाल लेती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था जिस वजह से वो लोग अपने कपड़े को सुखा देते हैं और बैठ जाते हैं ताकि उनको सर्दी ना हो जाए। तब किरिन अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने पापा के साथ बहुत खुश थी और एक दिन ऐसे ही वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए उसके पापा के साथ गई थी, लेकिन अचानक से एक आदमी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और किरिन के पापा ने किरिन को बचाने के लिए उस हत्यारे की जान ले ली। और पुलिस वाले वहाँ पर आके ये सिचुएशन को ना समझते साथ ही मेरे पापा को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद से ही मैं अपने अंकल के साथ रहती आई हूँ। और यही वजह है कि किरिन फेस्टास टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाए तो वो अपने पापा को जेल से बाहर निकाल सके। आमागिरी पूछता है कि तुम्हारे अंकल जैसे तुम्हें ट्रीट करते हैं क्या वो तुम्हें चलेगा? तब किरिन रोते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पसंद। तब आमागिरी किरिन के सर पे हाथ रखता है और उसे हौसला देता है और तब वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में किरिन को दिखाया जाता है जो कि उसके अंकल के पास जाके उसको डायरेक्ट बोलती है कि मैं आपके लिए और काम नहीं करूंगी। जहाँ उसके अंकल ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन इस बार किरिन रोती नहीं और वहाँ पर खड़ी रहती है। ये देख के उसके अंकल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको एक जोर का पंच मारने वाला होता है, लेकिन इस बार किरिन उसके हाथ को रोक देती है। किरिन फिर वहाँ से जाते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए जो भी किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ और काम नहीं करना। और अब किरिन को फ्रीडम मिल चुका था जिस वजह से वो सबसे पहले आमागिरी से लड़ना चाहती थी। तब आमागिरी भी मान जाता है और उसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस फाइट को देखने के लिए आमागिरी के सारे दोस्त भी आए होते हैं। जहाँ किरिन और आमागिरी की फाइट चालू हो जाती है और सबसे पहले आमागिरी यहाँ पर धुआं कर देता है और फिर धुएं के बीच में से ही वो किरिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन किरिन उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और तभी आमागिरी यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट्स की मदद से किरिन के ऊपर फिर से हमला करता है, जिसको इस बार किरिन नहीं रोक पाती और इस बार किरिन आमागिरी से हार जाती है। लेकिन इस बार किरिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि वो हार गई है। इसके बाद रेस्ट रूम में हम आमागिरी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ आमागिरी के साथ उसके दोस्त भी थे और साथ ही एलेक्सिया भी थी। तभी वहाँ पर किरिन आती है और खुशी खुशी बोलती है कि प्लीज मुझे भी तुम्हारे टीम में शामिल कर लो, मुझे भी तुमसे मार्शल आर्ट सीखना है। और आमागिरी किरिन को अपने टीम में ले लेता है, लेकिन तभी अचानक से किरिन के अंकल का कॉल आ जाता है, जहाँ उसके अंकल बोलते हैं कि तुम मेरे बिना परमिशन के आमागिरी के साथ कैसे डुएल कर सकती हो। और उसके अंकल उसके ऊपर फिर से चिल्लाने लगते हैं। तभी किरिन के अंकल वहाँ पर भी आ जाते हैं और किरिन को ब्लैकमेल करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे पापा को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद वो किरिन को फिर से एक थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी आमागिरी उसके हाथ को रोक लेता है और बोलता है कि किरिन ने तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया है, जिस वजह से अगर तुम उसके ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम्हारे ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। जिस वजह से यहाँ पर उसके अंकल चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम अलीकांत एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स अच्छे खिलाड़ियों को भी मार रहे थे। और इसके बाद तभी हमें उन साइंटिस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने इन रोबोट्स को बना लिया। इन रोबोट्स के पास जितनी शक्तियां हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के पास नहीं हो सकती। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक डार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि रिवॉल्व डार्क इंस्टीट्यूट का मेंबर था, या हम उस एकेडमी का प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। और वो एक कैदी के पास जाता है जिसका नाम एरिन था।
उसके पास जाके वो एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो आदमी कोई और नहीं आमागिरी अयाटो था। जहाँ एरिन इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद हमें अपना सेदुकान एकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टास टूर्नामेंट आज चालू होने वाला था। और बात ये है कि जितने भी एकेडमी से स्टूडेंट आएंगे वो मेन टूर्नामेंट सेदुकान एकेडमी में ही होने वाला है। वहाँ हमें पता चलता है कि साया और किरिन ने अपना एक टीम बना लिया है और वहाँ सेदुकान एकेडमी के हेड बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट में रोबोट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ देर बाद हमें वहाँ के हेड इस टूर्नामेंट के रूल्स बताते हैं। ये टूर्नामेंट दो लोगों के टीम में होने वाली है, जहाँ ओपोनेंट टीम अगर तुम्हारे टीम की बैच को तोड़ देती है या फिर तुम्हें बेहोश कर देती है तो वो जीत जाएगी। फिर फेस्टास टूर्नामेंट का पहला मैच चालू हो जाता है जहाँ पर एलेक्सिया और आमागिरी आते हैं। उनके सामने उनके दो ओपोनेंट्स आते हैं और ये मैच चालू हो जाता है। जहाँ जैसे ही मैच चालू होता है आमागिरी अपने पावर्स को अनलॉक करता है और इतने स्पीड में जाके उनके बैच को काट देता है कि उनको पता तक नहीं चलता और वो दोनों इस मैच को जीत जाते हैं। जहाँ पर वो लोग फिर से अपने रेस्ट रूम में जाने लगते हैं और अब सेकंड मैच चालू होने वाला था जहाँ पर ओपोनेंट्स में थे दो रोबोट्स जिनका नाम एआरडी और एलेट होता है और उनके सामने थे नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमंस। और इस फाइट को आमागिरी, एलेक्सिया और उनके दोस्त भी देख रहे थे। साथ ही वो रोबोट्स के क्रिएटर्स जो कि साइंटिस्ट थे वो भी बैठ के देख रहे थे। जहाँ वो रोबोट जिसका नाम एआरडी होता है वो कहता है तो मैं तुम मॉर्टल्स को एक चांस देना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और पहला अटैक मैं तुम्हें करने दूंगा और अगर तुम मुझे मार दिए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और एक रोबोट की ऐसे बातें सुन के इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहाँ दूसरा रोबोट बोलता है कि लेकिन हमारे प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तब एआरडी समझाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कितने ज्यादा कूल लगेंगे और फिर दूसरा रोबोट भी एआरडी की बात मान लेता है। दूसरी तरफ ये आदमी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है ठीक है हम पहले 1 मिनट तक हमला करेंगे। जहाँ पर ये आदमी अपने पावर्स को अनलिश करता है और एआरडी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता उससे पहले ही एआरडी का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उसका पावर बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। और ये देख के वो आदमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना सबसे पावरफुल मूव भी यूज करता है, लेकिन वो भी एआरडी के ऊपर नाकामयाब था। साथ ही उसका दूसरा रोबोट जिसका नाम एलर्ट था, उसका दूसरा साथी भी उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन वो भी उसको कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर से कुछ देर लड़ने के बाद जब ह्यूमंस की टीम हार मान जाती है तब रोबोट्स की टीम अपने पास से एक हैमर टाइप का वेपन निकालते हैं और दोनों का सिर फोड़ देते हैं। वहाँ बैठे पूरी ऑडियंस शॉक में थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। साथ ही आमागिरी, एलेक्सिया और उसके दोस्त भी ये सब देख के बिल्कुल हैरान थे। अगले सीन में हम आमागिरी और एलेक्सिया को देखते हैं जो कि बाहर किसी काम से जा रहे थे, लेकिन तभी वो सामने देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और उस भीड़ के अंदर इरिन जो कि वो असैसिन थी वो एक जन को पीट रही होती है। और जैसे ही आमागिरी और एलेक्सिया अंदर जाते हैं तो इरिन आमागिरी को देख लेती है और उसको याद आता है कि आखिर उसको आमागिरी को ही तो मारना है। और फिर इरिन आके आमागिरी को डुएल के लिए चैलेंज करने लगती है और अचानक से अपने डेडली वेपन को भी समान कर लेती है। लेकिन तभी इरिन की बहन जिसका नाम प्रिसिला और जेस था वो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि दीदी आप ये सब क्या करते रहती हो। फिर वो आमागिरी और एलेक्सिया से माफी मांगती है, साथ ही एरिन को भी माफी मांगवाती है। और कोई तो रीजन था, लेकिन एरिन यहाँ पर उसकी छोटी बहन से बहुत ज्यादा डर रही थी। और इनके जाने के बाद एलेक्सिया बोलती है कि प्रिसिलिस और जेस का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काम के बारे में हमारे पूरे एकेडमी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आमागिरी हमें नहीं पता कि आखिर वो हमें डुएल के लिए चैलेंज क्यों कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमें साया और किरिन का पहला मैच दिखाया जाता है और उनके ओपोनेंट्स भी अच्छे खासे टीम से आए होते हैं। जहां मैच चालू होते साथ किरिन आसानी से जाती है और अपने ओपोनेंट का बैच को काट देती है। साथ ही साया अपने मशीन गन को सीधा एक स्वॉर्ड की तरह और साथ ही डिफेंस की तरह यूज कर रही थी, जहां वो अपने मशीन गन से शूट करके अपने ओपोनेंट को बेहोश कर देती है और दोनों ही इस मैच को जीत जाते हैं। फिर से आमागिरी और एलेक्सिया का एक मैच था जहां इस बार एलेक्सिया पहले जाती है। जहां एक स्टूडेंट एलेक्सिया के ऊपर हमला करती है, लेकिन क्योंकि वो फिसल गई थी तो एलेक्सिया उसको आराम से हरा देती है। जहां दूसरी स्टूडेंट एलेक्सिया के ऊपर हमला करने से पहले ही वो एलेक्सिया के ट्रैप में फंस जाती है और फिर एलेक्सिया फायर मैजिक के हेल्प से इस मैच को भी जीत जाती है। और अभी ऑफिशियली एलेक्सिया और आमागिरी अपने सेकंड मैच को भी जीत चुके थे। अगले सीन में हम आमागिरी और एलेक्सिया को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे और एलेक्सिया बोलती है आमागिरी मैंने सेकंड मैच को जिताया है, तो क्या तुम मुझे इसका कोई इनाम नहीं दोगे। जहां आमागिरी को याद आता है कि कैसे उसने साया और केरिन के सिर पे हाथ रखा था और तब आमागिरी एलेक्सिया के सर पे भी हाथ रख के उसके सर को सहलाता है। जहां एलेक्सिया नहीं पता क्यों, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम आमागिरी को एक शहर में चलते हुए देखते हैं
जहाँ अचानक से आमागिरी के पास प्रिसिला आती है और खुद को बचाने के लिए कहती है, क्योंकि इस वक्त प्रिसिला के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। तब आमागिरी प्रिसिला को लेके वहाँ से भागने लगता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर सारे गुंडे अभी भी उनको नीचे ही ढूंढ रहे थे। पर आने के बाद प्रिसिला आमागिरी का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं कि इरिन ऊपर से अपना साइट लेके आमागिरी के ऊपर अटैक करने जाती है। लेकिन सही टाइम पे प्रिसिला उसको बोल देती है कि आमागिरी ने मेरी जान बचाई है, जिस वजह से तुम्हें उसके ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इरिन तो इस बात को मान ही नहीं रही थी और वो आमागिरी के ऊपर अटैक करना चाह रही थी। लेकिन उसके बाद प्रिसिला उसको थोड़ी डांटती है और समझा देती है, जिस वजह से इरिन को भी समझ आ जाता है कि आमागिरी ने प्रिसिला की जान बचाई है। और इसके बाद इरिन बोलती है कि अगला मैच तुम्हारा और मेरा ही है, और यहाँ तुमने मेरी छोटी बहन की जान बचाई है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार तो नहीं सकती। जिसको सेटल करने के लिए इरिन यहाँ पर डर्क से बात करने के लिए जाती है, और जैसे ही इरिन यहाँ पर जाती है तो वो उसके डेस्क को अपने साइफ की मदद से तोड़ देती है, क्योंकि उनके बीच में ये डील हुई थी कि उसके लिए वो आमागिरी को मारेगी, बदले में वो उसकी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आज उसकी छोटी बहन के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, जिनको आमागिरी ने ही भगाया था। जहाँ डर्क बोलता है कि मेरी मर्जी में प्रिसिला को बचाऊं या मारूं, तुम आखिर होती कौन हो। और ये सुन के इरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डर्क के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी डर्क के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिस वजह से उसका हमला उसको हिट ही नहीं करता। और फिर डर्क बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जहाँ इरिन भी कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम आमागिरी और एलेक्सा को देखते हैं, जो कि इरिन के घर में जा रहे थे। दरअसल इरिन ने उनको इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि उसने उनकी छोटी बहन को बचाया था, बदले में वो बस एक थैंक्स कहना चाहती थी। दरअसल यहाँ पर इरिन आमागिरी और एलेक्सा को एक पार्टी देना चाहती थी, ताकि आमागिरी का किया हुआ एहसान इरिन के बदन से उतर जाए। जब दोनों घर में पहुँचते हैं तो प्रिसिला उनका वेलकम करती है और सामने हमें इरिन को भी दिखाया जाता है, जो कि टेबल में बैठी थी। कुछ देर में प्रिसिला यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना लाती है, जो कि सच में दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद एलेक्सिया इरिन से पूछती है कि पहले आखिर तुम आमागिरी को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। जहाँ इरिन बोलती है कि बहुत समय पहले की बात है, जब हम छोटे थे तो हमारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, जहाँ पर हमारे पास पैसे भी नहीं थे ताकि हम सरवाइव कर सके। जहाँ डर्क एवरवाइन ने हमें कुछ पैसे उधार दिए थे और उन पैसों को अभी तक इरिन चुका नहीं पाई, जिस वजह से वो यहाँ पर इरिन से अपने मर्जी का काम करवाता है। और अभी उसने ऑर्डर दिया है कि वो आमागिरी को मार दे और फेस्टास से उसका नाम और निशान मिटा दे। इसके बाद वो लोग थोड़ा और खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद जाने का टाइम हो जाता है, जहाँ प्रिसिला माफी मांगती है कि उसकी बड़ी बहन बिल्कुल भी एर्टो से अच्छे से बात नहीं करती। और प्रिसिला को ये डर लगा रहता है कि धीरे धीरे उसकी बड़ी बहन इंसानियत को खोते जा रही है। फिर हमें प्रिसिला और इरिन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉर चल रही होती है, जहाँ प्रिसिला वॉर के चलते छुपी हुई थी और उसके ऊपर अचानक से सीलिंग टूट के गिर जाती है, जिस वजह से जब प्रिसिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसके बहुत सारे खून निकाला जाता है। और वो खून इसीलिए निकाला जा रहा था ताकि इरिन और प्रिसिला के पेरेंट्स को पैसे मिल सके, क्योंकि प्रिसिला के पास जो खून है वो एक रीजनरेशन का खून है। ये समझ लो कि वो खून बहुत ज्यादा रेयर होता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके बदले उनके पेरेंट्स को पैसे मिल रहे थे। इस चीज का पता इरिन को लग जाता है और वो प्रिसिला को लेके वहाँ से भाग जाती है। ये सब वो सपना होता है जो कि इरिन सो के देख रही थी, जहाँ पर प्रिसिला उसको आके उठाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा मैच है। अगले सीन में हम मैच के मैदान में देखते हैं, जहाँ पर इरिन और प्रिसिला, दूसरी साइड में आमागिरी और एलेक्सिया होती है। और जैसे ही ये फाइट चालू होती है, आमागिरी अपने पावर्स को अनलॉक करता है और प्रिसिला के ऊपर हमला करने चला जाता है, जहाँ पर एलेक्सिया भी इरिन के ऊपर हमला करती है, लेकिन इरिन अपने साइट के मदद से उसके हमलों को रोक रही थी। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इरिन का जो साइट है वो रीजनरेशन ब्लड का इक्विपमेंट मांगता है, जिस वजह से इरिन को अपना साइट चलाने के लिए प्रिसिला का खून पीना पड़ता है और प्रिसिला इसीलिए कमजोर हुए जा रही थी। और इसके बाद इरिन बहुत सारे बबल्स के साथ आमागिरी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन आमागिरी उसको धीरे धीरे काटे जा रहा था। और तब एलेक्सिया इरिन के नीचे एक मैजिक ट्रैप को सेट कर देती है, लेकिन उस ट्रैप के ब्लास्ट होने से पहले ही इरिन ने अपने साइट की मदद से उस ट्रैप को ही डिसमेंटल कर दिया था। लेकिन इरिन को क्या पता था कि एलेक्सिया ने उससे भी 10 गुना बड़ा ट्रैप उसके नीचे ही छुपा रखा है। और अब वो बड़ा वाला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। इतना बड़ा ब्लास्ट देख के प्रिसिला को इरिन की चिंता हो रही थी, जहाँ आमागिरी और एलेक्सिया सोचते हैं कि वो पक्का तो बेहोश हो ही गई होगी। लेकिन तब हम देखते हैं कि इरिन अभी तक अपने पैर पे खड़ी थी। उसने अपने अटैक की मदद से ही खुद को बचा लिया था, जहाँ उसको देख के
प्रिसिलिया उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से प्रिसिलिया को कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज महसूस होता है और इस बारे में आमागिरी को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब हम देखते हैं कि इरिन प्रिसिलिया के ऊपर मर्डरर्स इंटेंट से बढ़ने लगती है, क्योंकि इरिन के ऊपर उसके साइट ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, जहां वो प्रिसिलिया को पकड़ के उसका खून फिर से पीने लगती है। और आमागिरी और एलेक्सिया इसको देख के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे आमागिरी आगे बढ़ता है और बोलता है कि इरिन, आखिर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ 2 टाइम के लिए इरिन होश में आती है और प्रिसिलिया को फेंक देती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसके साइट ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और फिर से आमागिरी को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो देखता है कि उसके सेरेब्रस्ता उसको कुछ इशारा कर रही है और आमागिरी को अचानक से उसकी दीदी की याद आने लगती है और वो समझ जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उसकी सेरेब्रस्ता के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर आ जाता है और वो पर्पल से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आमागिरी अचानक से जाता है और एरिन के हाथ से ग्रेविसाइड को हटा के उसको बीच में से तोड़ देता है, जिस वजह से अभी एरिन भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। और इस मैच को ऑफिशियली आमागिरी और एलेक्सिया जीत चुके थे, जहां आमागिरी के पावर से फिर से लॉक हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और ये चीज बिल्कुल गलत टाइम और गलत प्लेस में हुई थी, क्योंकि ये चीज पूरी नेशनल टीवी में दिखाई जा रही थी, जहाँ डॉर्क और साथ ही सारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स ये देख लेते हैं कि आमागिरी अपने पावर को बस 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता और ये चीज बाद में आमागिरी को हराने में काम आ सकती है। अगले सीन में प्रिसिलिया और एरिन हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ जैसे ही प्रिसिलिया होश में आती है तो एरिन उससे माफी मांगते हैं और प्रिसिलिया उसको माफ भी कर देती है, क्योंकि आखिरकार वो उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद हम आमागिरी को देखते हैं, जिसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी और एलेक्सिया उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन तब आमागिरी एलेक्सिया के ऊपर कुछ लाइंस बोल देता है, जिसको सुन के एलेक्सिया शर्मा जाती है और दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन गलत टाइम पे उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो शिट यार, जो आपको देखना था उससे पहले ही ये फर्स्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन सीजन 2 में पक्का ये सब चीज तो होने ही वाला होगा। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक कमेंट का टारगेट देता हूँ। अगर इस वीडियो में 150 कमेंट पूरे हो जाते हैं तो मैं आपके लिए सीजन 2 जरूर से ले आऊंगा। और यार भाइयों को लाइक करने के लिए तो बोलना भी नहीं पड़ता। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना।